प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय हिंदी ए का साइंस कॉमर्स का जो आप लोग का 16 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ था, उसी का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। एक बार आप लोग मिला लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा आप लोगों ने कितना सही किया, कितना गलत किया और आपका स्कोर कितना आ सकता है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही हिंदी हिंदी ए के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। ये आप देख सकते हैं क्लास 11 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 पेपर 1 हिंदी ए कोर, और ये है आपका साइंस कॉमर्स का। तो इसमें आपका क्वेश्चन जो आया था, खंड क में अपठित बोध से निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना था। तो इसको आप लोग पढ़े होंगे और इससे जुड़े सवाल के आंसर दिए होंगे। तो मैंने दिया है, कविता में जीवन को कुआं क्यों कहा गया है। तो कवि ने जीवन को कुआं कहा है क्योंकि जीवन भी कुएं की तरह अथाह व अगम है। दूसरा है, कैसा व्यक्ति कुएं के पास जाकर भी प्यासा रह जाता है। तो दोषी व्यक्ति कुएं के पास जाकर भी प्यासा रह जाता है। फिर है, उपर्युक्त पंक्ति का उचित शीर्षक लिखे। तो इसका हो जाएगा जीवन। इसी का अथवा में था क्वेश्चन कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। मतलब इस कहानी को पढ़ना है और इसी से खोज खोज के आंसर लिखना है। तो क्या है, साहस की जिंदगी को सबसे बड़ी जिंदगी क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है, साहस की जिंदगी को सबसे बड़ी जिंदगी बताया गया है। इसकी पहचान है कि यह बिल्कुल निडर होती है। दूसरा है, दुनिया की असली ताकत किसे कहा गया है और क्यों। तो जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला साहसी आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। ग नंबर है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखे। तो इसका हो जाएगा जिंदगी। फिर है आपका बच्चों, अभिव्यक्ति और माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर देना है। पंचायत चुनाव या वृक्षारोपण पर आपको निबंध लिखना है। तो पंचायत चुनाव, इसका प्रस्तावना है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक प्रकार का कार्य है जिसे वह सोचता है कि स्वतंत्रता दी गई हो, उसके अनुसार उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुना है। वह देश की प्रगति का प्रतिनिधित्व करने वाले सार्वजनिक और राज्य हितों को प्रस्तुत करता है। उन्होंने समय ऑपरेटिंग सिस्टम का नेतृत्व करने के लिए एक प्रतिनिधि चुना। यदि कोई कारण सरकार राज्य और भाग के लाभ के लिए काम नहीं कर सकता तो समुदाय में यह पसंद है कि वह 5 साल में फिर से सरकार को बदल सकता है। श्रम की तुलना में कोई बड़ी शक्ति नहीं है। लोकतंत्र का अधिकार, तो लोकतंत्र चुनने के लिए जन का अधिकार देश के हर नागरिक को है। वर्तमान में वादे कई प्रकार के अवसर है और राजनीतिक लोगों को प्रगतिशील है जो बुद्धिमान और खतरनाक है ताकि जनता उन्हें चुन सके। कुछ लोग अक्सर बोलने का फैसला करते हैं। अधिकांश निवासी सतर्क और जागृत हो गए हैं। आसानी से वे अपनी कक्षा में एक छलांग नहीं पहुंचते। भाग आमतौर पर सोचकर तथ्यों और चुनावों पर ध्यान देते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक राष्ट्र का आधार है। भारत को दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। चुनाव प्रणाली में लोग उचित उम्मीदवारों के लिए मतदान करके अपने सरकार को चुनने का अधिकार देते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में सार्वजनिक भावनाओं को शामिल करना या सार्वजनिक कल्याण का खुलासा करता है। सभी काम लोकतंत्र में प्रसार और भावना से पूरा हो चुके हैं। आज प्रसार हमारे सामने देखा जाता है। तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, वोट देने का अधिकार है। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में कई महत्वपूर्ण चुनाव चयन है। हमारे देश में भविष्य का फैसला करती है, हमारे चुनाव तय करती है और हम अपने देश में क्या चाहते हैं। लेकिन यदि हम अपने दायित्व का पालन नहीं करते हैं तो मतदान में भाग नहीं लेते हैं तो यह देश का ही नुकसान होगा। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा आंसर। दूसरा था आपका वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण में है प्रस्तावना, हमारे देश में भारत की संस्कृति और सभ्यता वनों में ही पल्लवी तथा विकसित हुई है। यह एक तरह से मानव का जीवन संचर है। वृक्षारोपण से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। वृक्ष अगर ना हो तो सरोवर में ना ही जल से भरी रहेगी और ना ही सरिता की कलकल ध्वनि से प्रभावित होगी। वृक्षों की जड़ों से वर्षा ऋतु का जल धरती के अंक में पहुँचता है। यही जल श्रोताओं में गगन करके अपने अपर जल राशि प्रदान करता है। वृक्षारोपण मानव समाज का सांस्कृतिक दायित्व भी है क्योंकि वृक्षारोपण हमारे जीवन को सुखी संतुलित बनाए रखता है। वृक्षारोपण हमारे जीवन में राहत और सुख चैन प्रदान करता है। तो इस तरह आप लोग
इस निबंध को लिखे होंगे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से देख के मिला लीजिए आप लोग। निबंध के बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर छात्रवृत्ति के लिए अनुरोध करें। तो इसमें लिखना था, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, रामराज विद्यालय सदर बाजार झांसी मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। विगत दिनों से मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो जाने से घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। मेरी माँ सारा दिन बड़ी मेहनत करके परिवार के साथ सदस्यों को किसी प्रकार भरण पोषण करती है। वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के लिए भी बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में मेरी माँ के लिए पढ़ाई का व्यय भार उठाना नितांत असंभव है, जबकि मेरे मन में पढ़ने की तीव्र अभिलाषा है। मैं अब तक की सभी श्रेणियों में सदैव अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ। सभी गुरुजन तथा सहपाठी मेरे आचरण से प्रसन्न हैं। मैं खेलों तथा वाक प्रतियोगिताओं में भी सक्रिय भाग लेता हूँ। अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे विद्यालय की ओर से छात्रवृत्ति दिलाएं, जिससे मेरी पढ़ाई का खर्च चल सके। आशा है मेरी स्थिति को ध्यान में रखकर मेरी प्रार्थना को अवश्य ही स्वीकृत करेंगे। इस उपकार के लिए जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य कमलेश। अपना नाम लिखना, कक्षा और सेक्शन लिख देना। फिर है आपको किसी दैनिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक को बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता प्रकट करते हुए एक पत्र लिखना है। तो लिखना है, सेवा में संपादक महोदय, दैनिक समाचार पत्र रांची, विषय बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता जताते हुए संपादक को पत्र मानवर। मेरा नाम संजीव वर्मा है। मैं रांची शहर के सूरज नगर इलाके का निवासी हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, कुछ दिनों से देश में महंगाई का स्तर पूर्व से अधिक गुना बढ़ता नजर आ रहा है, जिससे कि आम जनता के सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। सामान्य जीवन यापन की वस्तुएं, खाद्यान्न व अन्य उपभोग्य वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि समस्त स्तर से परिवार के लिए चिंता का विषय बन गया। इसके अतिरिक्त समाज में रोजगार तथा आय के स्रोतों में भी किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा रही है। सरकार की ओर से महंगाई पर लगाम कसने के लिए प्रयास भी नहीं किए जा रहे। ऐसे में मध्य एवं निम्न वर्ग का व्यक्ति महंगाई के बोझ तले दबता जा रहा है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक मूल तत्व रोटी, कपड़ा और मकान है। इसमें भी परम आवश्यक रोटी है। लेकिन आज महंगाई के कारण सरकार ने आम जनता को रोटी खाने के मामले में सोचने पर विवश कर दिया है। दाल, मसालों, आटा, चीनी आदि के दाम आसमान छू रहे हैं। कुछ ही दिनों में इन वस्तुओं के दाम पहले के दामों से 3 गुना दाम पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर पेट्रोल के दामों पर भी कोई रोक नहीं है। 90 से 100 के बीच में पहुंचे पेट्रोल डीजलों के दाम से जनता के बीच सरकार के प्रति आक्रोश पैदा कर दिया है। सरकार की ओर बढ़ती महंगाई की ओर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जो कि बेहद चिंता का विषय था। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस विषय को अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में छापकर सरकार का ध्यान महंगाई की ओर आकर्षित करने, अन्यथा यह बढ़ती महंगाई जनता के अनहित का कारण बन जाएगी। सर धन्यवाद। प्रार्थी अपना नाम लिखना, समाजसेवी सूरजनगर रांची और तारीख दे देना। फिर है एक अच्छे संपादक के गुणों का उल्लेख करें। तो किसी समाचार पत्र या पत्रिका के प्रकाशन में संपादक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अच्छे संपादक में निम्नलिखित गुण अपेक्षित है। पहला, निष्पक्ष दृष्टिकोण। तो संपादक का दृष्टिकोण निष्पक्ष होना चाहिए। संपादक यदि किसी विचारधारा का पक्षधर होता है तो वह अपनी विचारधारा से विभिन्न विषयों के साथ न्याय नहीं कर सकेगा। वह समाचार पत्र के स्वामियों और अन्य लोगों के विचारों में सामंजस्य तभी स्थापित कर सकेगा जब तक वह तटस्थ भाव से वस्तुओं को देखेगा। फिर है विशद ज्ञान। तो संपादक को विभिन्न विषयों का विशद ज्ञान होना चाहिए, तभी वह विभिन्न विषयों पर टिप्पणी कर सकेगा। इसके साथ साथ संपादक को तकनीक का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि आज के युग में समाचार पत्रों के प्रकाशन में नई नई तकनीक आ रही, जिसके प्रयोग से समाचार पत्र को आकर्षक व प्रभावी बनाया जा सकता है। फिर है नेतृत्व क्षमता। संपादक अपने समाचार पत्र का मुखिया होता है, उसके साथ उप संपादक, सह संपादक, संवाददाता, टेक्नीशियन, समाचार पत्र के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी काम करते हैं। इन सबको साथ लेकर चलना और उनसे अच्छा काम करवाना संपादक का कार्य है। सभी कर्मचारियों से सफलतापूर्वक काम करवाने के लिए नेतृत्व क्षमता का होना अनिवार्य है। फिर है भाषा ज्ञान। तो संपादक को उस भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जिस भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित होता है। उस भाषा के व्याकरण व शब्दकोश की व्यापक जानकारी होने पर ही संपादक एक आकर्षक और प्रभावी संपादकीय लिख सकेगा और दूसरे लेखकों के द्वारा लिखे गए लेखकों की भली प्रकार जांच कर सकेगा। फिर है मधुरता व विनोद प्रियता। तो संपादक की वाणी में मधुरता और स्वभाव में विनोद में प्रियता होनी चाहिए, ताकि संपादक जैसे गंभीर कार्य को वह सरल बना सके और कार्यालय के कर्मचारियों के साथ उसके अच्छे संबंध स्थापित हो सके। फिर है कुशल प्रबंध। इसको देख लीजिएगा बच्चों। अब हम लोग पाठ्य पुस्तक पर आते हैं। पाठ्य पुस्तक में है निम्नलिखित में किसी एक काव्य सौंदर्य लिखना है। तो यहाँ पर है जो क्वेश्चन है का, उसका आंसर है प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित गजल से उद्धृत है। यह गजल
दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। यह उनके गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है। इस गजल का केंद्रीय भाव है राजनीति और समाज में जो लोग चल रहा है उसे खारिज करना और नए विकल्प की तलाश करना। व्याख्या। तो कवि कहता है कि नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। आज स्थिति यह है कि शहरों में भी चिराग अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। नेताओं की घोषणाएं कागजी है। दूसरे शेर में कवि कहता है कि देश में अनेक संस्थाएं जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती है, कवि उन्हें दरख्वास्त की संज्ञा देता है। इन दरख्वास्तों के नीचे छाया मिलने के बजाय धूप मिलती है, अर्थात यह संस्थाएं ही आम आदमी का शोषण करने लगे। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कवि इन सभी व्यवस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है। ऐसे में आम व्यक्ति को निराशा होती है। काव्य सौंदर्य है इसका। कवि ने आज़ाद भारत के कटु सत्य का वर्णन किया है। नेताओं के झूठे आश्वासन और संस्थाओं द्वारा आम आदमी के शोषण के उदाहरण आए दिन मिलते रहते हैं। चिराग, मैस्कर, दरख्वास्त, साय आदि उर्दू शब्दों के प्रयोग से भाव में गहनता आई है। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति है। चिराग व दरख्वास्त आशा व सुव्यवस्था के प्रतीक है। अंतिम पंक्ति में निराशा व पलायनवाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है। लक्षणा शक्ति का निर्वहन है। साय में धूप लगती है में विरोधाभास अलंकार है। ख नंबर है बच्चों इसी का। इसका प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रगतिशील कवि त्रिलोचन है। इस कविता में कवि ने पलायन के लोग के अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त किया। गांव में साक्षरता के प्रति उदासीनता को चंपा के माध्यम से मुखरित किया गया। व्याख्या है कवि द्वारा चंपा को पढ़ने की सलाह पर वह उखड़ जाती है। वह कहती है कि तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम पढ़ लिख कर भी झूठ बोलते हो। जहाँ तक शादी की बात है, मैं तो शादी ही कभी नहीं करूँगी। दूसरे यदि कहीं शादी हो गई तो मैं पति को अपने साथ रखेंगे, उसे कभी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। दूसरे शब्दों में अपने पति का शोषण नहीं होने देगी। परिवारों को दूर करने वाले शहर कलकत्ते पर वज्र गिरे, वह अपने पति को से दूर रखेगी। काव्य सौंदर्य चंपा की दृष्टि में शिक्षित समाज शोषक है। चंपा का भोलापन प्रकट हुआ है। ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण हुआ है। मुक्त छंद है, खड़ी बोली है। वज्र गिरे से शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश जताया गया है। संवाद शैली है, अनुप्रास अलंकार है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 2 प्रश्न को उत्तर देना है। क्या है बस्तियों को शहर के किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? तो बस्तियों को शहर में विद्यमान चकाचौंध तथा बनावटी जीवन से बचाने की आवश्यकता है। यहाँ की चकाचौंध तथा बनावटी जीवन बस्तियों की पवित्रता और सरल जीवन पर प्रभाव डाल रही है। शहरों ने प्रदूषण की समस्या मनुष्य को उपहार स्वरूप दी है। यदि वह इस जीवन को अंगीकार करते हैं तो प्रदूषण की समस्या वहाँ भी पसर जाएगी। वे अभी तक जिस सांस्कृतिक विरासत को संभाले हुए वह भी शहर के संपर्क में आने से नष्ट हो जाएगी। अतः हमें अपने बस्तियों को इन सबसे बचाकर रखना चाहिए। खा यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती? तो इसका है यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि की योग्यता का सम्मान करती। चंपा का बात को अभिव्यक्त करने का तरीका विनम्र और सम्मानपूर्वक होता। तब शायद उनकी बातों में विद्रोह के स्वर की अपेक्षा कवि के प्रति श्रद्धा होती। फिर है गजल शीर्षक के आधार पर बताइए कि शायर की हसरत क्या है। तो गजल नामक इस विद्या में कवि राजनीतिकों के झूठे वादों पर व्यंग करता है कि वे हर घर में चिराग उपलब्ध कराने का वादा करते हैं, परंतु यहाँ तो शहर में ही चिराग नहीं है। कवि को पेड़ों के साए में धूप लगती है, अर्थात आश्रयदाताओं के यहाँ भी कष्ट मिलते हैं। अतः वह हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जाना ठीक समझता है। वह उन लोगों की ज़िंदगी के सफ़र को आसान बनाता है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं। मनुष्य को खुदा ना मिले तो कोई बात नहीं, उसे अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़े समय के लिए ही सही, हसीन सपना तो देखने को मिलता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकते। कवि आवाज़ के असर को देखने के लिए बेचैन है। शासक शायर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है क्योंकि वह उसकी सत्ता को चुनौती देता है। कवि किसी दूसरे के आश्रय में रहने के स्थान पर अपने घर में जीना चाहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? तो आज़ादी से पूर्व भारत के किसानों गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों का शोषण, जमींदारी, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म आदि समस्याओं से जूझना पड़ता था। सिंचाई का पर्याप्त साधन नहीं थे, वर्षा पर निर्भर रहना, कठोर परिश्रम के पश्चात भी मेहनताना न मिलने जैसे अनेक विषम समस्याओं का सामना करना पड़ता था। रजनी पाठ का प्रतिपाद्य बताइए। तो यह पाठ शिक्षा के व्यवसायीकरण, ट्यूशन के रैकेट, अधिकारियों की उदासीनता तथा आम जनता द्वारा अन्याय का विरोध आदि के बारे में बताता है। यह हमें अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा देता है। यह पाठ सिखाता है यदि अन्याय को नहीं रोका गया तो वह बढ़ता जाएगा। अन्याय का विरोध समाज को साथ लेकर हो सकता है क्योंकि आम आदमी की सहभागिता के बिना सामाजिक, प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है।
ग है स्पीति के जीवनयापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा क्षेत्र से संसार से कटा रहता है। कठिनाइयाँ से 3-4 महीने बसंत ऋतु आते हैं। यहाँ ना हरियाली ना पेड़ है। यहाँ वर्ष में एक बार बाजरा, गेहूँ, मटर, सरसों की फसल होती है। यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। फिर आपका मनु भंडारी और निर्मला पुतुल की 2 रचनाओं लिखना है। तो मनु भंडारी क्या है रचना, त्रिंकुश, और दूसरा है आंखों देखा झूठ। और निर्मला पुतुल की रचना है नगाड़े की तरह बजते शब्द, और दूसरा है अपने घर की तलाश में। 7वां है आलो अंधारी पाठ के आधार पर तातुस का चरित्र चित्रण कीजिए। तो तातुस सज्जन प्रवृत्ति के अधेड़ अवस्था के शिक्षक है। वे दयालु तथा करुण भाव से युक्त है। जब बेबी उनके घर काम करने आए तो उन्होंने उसके काम की प्रशंसा की। वे उसे अपनी बेटी के समान समझते थे। वे उसे कदम कदम पर प्रोत्साहित करते थे। बेबी के पढ़ने के प्रति रुचि देखकर वह कॉपी और पेन देते थे तथा उसे लिखने के लिए प्रेरित करते थे। वे उसके बच्चों को स्कूल में भेजने की व्यवस्था करते थे। उसका घर टूट जाने के बाद उसे अपने घर में जगह देते थे। वे उसके बड़े लड़के को ढूंढकर उससे मिलवाते हैं तथा बाद में अच्छी तरह से उसे काम दिलवाते हैं। जब कभी बेबी के बच्चे बीमार होते हैं तो उसका इलाज भी करवाते थे। तातुस बेबी के लेखक को अपने मित्रों के साथ भेजते थे। वे कोई ऐसी बात नहीं करते थे जिससे बेबी को ठेस लगे। ऐसे चरित्र समाज में दुर्लभ होते हैं तथा आदर्श रूप से प्रस्तुत करते हैं। इसी का 8वां क्वेश्चन था तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है। तो इसका आंसर है तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के विषम परिस्थितियों पर विजय पाना और प्रोत्साहन रचनात्मक को उभार सकता है कि यह सत्य को उद्घाटित करता है। इस कथन का आशय है कि मनुष्य चाहे जो जीवन की कठिन परिस्थितियों भी हो उसके आड़े नहीं आ सकती है। आशापूर्ण देवी भी आम गृहिणी थी। सारा दिन कामकाज में व्यस्त रहने के बावजूद भी लेखन के लिए समय निकाल ही लेती थी। जिस किसी ने भी लेखन के प्रति रुचि है उसे यदि उचित समय पर प्रोत्साहित किया जाए तो वह अच्छा लेखन कर सकता है। 8वां है मोहल्ले वासियों का लेखिका के प्रति कैसा रवैया था। तो लेखिका अकेले रहती थी, इस कारण मोहल्ले वासियों का रवैया अच्छा नहीं था। वे उसे हर समय परेशान करते थे। महिलाएं उससे तरह तरह के सवाल करती थे। कुछ उसके साथ बात करने की कोशिश करते थे तो कुछ उसे ताने देते थे। औरतें उसके अकेले रहने का कारण पूछती थी। लोग पानी के बहाने उसके घर के अंदर तक आ जाते थे। वे उससे अजीबो गरीब सवाल पूछते थे जिनके जवाब लोक लिहाज से परे थे। दुखी होकर उसने मकान बदलने का फैसला किया। इसी का 8वां और लास्ट क्वेश्चन है लेखिका को लेखन के लिए किन किन लोगों ने उत्साहित किया। तो लेखिका को लेखन के लिए सबसे पहले तातुस ने प्रेरित किया। उन्होंने ही उसका परिचय कोलकाता और दिल्ली के लोगों से करवाया। इसके अतिरिक्त कोलकाता के जेलू आनंद, अध्यापिका शर्मिला आदि पत्र लिखकर उसे प्रोत्साहित करते थे। दिल्ली में रमेश बाबू उनसे फ़ोन पर बातें करते थे। तो बच्चों ये था आपका आंसर हिंदी कोर साइंस कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जो उन्होंने फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम लिखा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिएगा। बाय बाय।